हाँ जी, वेलकम टू आवर चैनल मेहनत कर। आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर हमने अभी महाराणा प्रताप पर बनाया। होपफुली आप सबने उसको देखा होगा। सारे कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें सारी चीजें आपको बताई। आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं छूटेगा और साथ में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी वो रही। आज एक और ऐसी ही बहुत मस्त कहानी मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूं। आज हम जो देखेंगे वो पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह ये भी चित्तौड़ के राजा थे। अच्छा, रतन सिंह के नाम से इनकेस अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो ये राजा थे। इनकी शादी किससे हुई थी? रानी पद्मावती से। ओए होए, आ गया ध्यान अब? रानी पद्मावती। भाई बहुत युद्ध हुए इनके चक्कर में। आज थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि रतन सिंह से क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, रतन सिंह चित्तौड़ के जो राजा हुए वो हुए सिर्फ एक साल के लिए, 1302 से 1303। ठीक है, ज्यादा समय तक ये वहां के राजा नहीं रहे। ये थे चित्तौड़ के राजा। और उस समय जो दिल्ली का राजा था, या दिल्ली का जो सुल्तान था, वो था सबसे बड़ा मजनू अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अजी पूरा पूछो मत, लड़कियों के लिए तो कुछ भी हद पार कर सकता था। लेकिन इनके बारे में देखो, होता क्या है ना, भारत में मसाला बड़ा पसंद किया जाता है। मतलब कहानियां, किंवदंतियां, कविताएं इतनी लाइक करते हैं लोग, इतनी लाइक करते हैं, इतने चाव से उनको पढ़ते हैं कि कई बार कविताएं में जो कवि होता है वो कल्पनाएं करता है, वो इमेजिनेशंस करता है, इमेजिनेशंस को लिखता है और हम उन्हें हकीकत मान बैठते हैं। तो पद्मावती के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट ऐसे हमारे सामने आ रखे हैं जो एक्चुअल में इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आज थोड़ा सा हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन मैंने बताया छोटे मोटे एग्जाम दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई अच्छा एग्जाम में अगर हम ये सब लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी लड़ने गया रतन सिंह से सिर्फ पद्मावती के लिए, लात मार के भगा देगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में 1303 में लड़ाई हुई। 1303 में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन उसके एक्चुअल कारण क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे पहला कारण था कि उन्होंने रतन सिंह पर आक्रमण करा, तो वो पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। सबसे पहला जो कारण था उसका नाम था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। देखिए चला गया सिर के ऊपर से, कोई बात नहीं, हम बताएंगे हिंदी में, हम खड़े हैं आपके सामने। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज का मतलब होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, कि हमें अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना है। जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझ आता है कि उसने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी। मतलब दूसरा सिकंदर उसने अपने आप को बोला। और सिकंदर ने क्या काम करा था? पूरे संसार को एक मुट्ठी में बांध लिया था। ऐसी पूरे समस्त भारत को अगर किसी में एक मुट्ठी में बांधने का काम करा तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जब मेरा पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर कब्जा है तो चित्तौड़ पर भी क्यों ना कब्जा हो। तो चित्तौड़ को दिल्ली में मिलाने के लिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। सबसे पहला यह कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। नॉट इवन अलाउद्दीन खिलजी, कोई भी राजा होगा, कभी भी किसी राजा से पूछा जाए कि इसने क्यों युद्ध किया, तो सबसे पहला कारण बिना सोचे समझे लिख देना कि भैया उसकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। एक राजा है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा तो वहां से टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो पैसा उस पर रेवेन्यू महीने का, साल का ज्यादा होगा। अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा तो वो रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होंगे, बड़ी आर्मी रख पाएगा, बड़ी आर्मी रख पाएगा तो आराम से कहीं भी जाके युद्ध लड़ लेगा, किसी भी लड़ने से पहले डरेगा नहीं। तो सबसे पहला कारण ये था। दूसरा, चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चित्तौड़ एक ऐसी जगह था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। दूसरी, चित्तौड़ की अलग ही अपनी भूमिका थी। देखिए, चित्तौड़ पड़ता है राजस्थान के नीचे वाले एरिया में, ये राजस्थान है, यहां नीचे पड़ता है चित्तौड़। ठीक है, ये पूरा एरिया मेवाड़ है, तो यहां आप चित्तौड़ मान सकते हैं, नॉट पूरा, थोड़ा सा ऊपर। यहां 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दे बस अगर हम इसके, आज के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो उससे ऊपर वाले जो 5 एरिया मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, वो सब यहाँ के एरिया हैं। ठीक है, अब देखिए, गुजरात से और राजस्थान एक दूसरे आपस में सीमा बनाते हैं। ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, गुजरात राजस्थान से सीमा बना रहा है। और इधर है मालवा, इधर भी क्या है? मालवा। ठीक है, इधर है गुजरात। जिस समय भारत का, पूरे दिल्ली का जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उस समय अगर पूरे भारत को सबसे ज्यादा कहीं से रेवेन्यू जनरेट होता था तो वो था गुजरात और मालवा।
गुजरात क्यों? क्योंकि गुजरात से हुआ करता था अरब देशों से व्यापार। ये यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ से पश्चिमी देशों से हमारा हुआ करता था व्यापार, तो वहां से पैसे आया करते थे व्यापार से, ट्रेड से। और दूसरा, मालवा में उस समय सबसे ज्यादा हुआ करती थी खेती, क्योंकि मालवा की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, तो खेती ज्यादा, अगेन खेती ज्यादा, तो किसानों से आप टैक्स ज्यादा वसूल पाएंगे, टैक्स ज्यादा वसूल पाएंगे तो आप पे पैसे की शॉर्टेज नहीं आएगी। और जब आप पे पैसा रहेगा तो कभी किसी बात की टेंशन है? चलो खुद बताओ, है टेंशन किसी बात की? अरे आज पैसा आया, ली 5-7 गाड़ी, नौकर रखे, ये रखा वो रखा, सारी माया पैसे की तो है। तो पहले भी माया पैसे की हुआ करती थी। तो पैसा जनरेट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हम पे टैक्स आए, तो दिल्ली में कोई भी राजा बैठा था तो उसकी नजर हुआ करती थी गुजरात और मालवा पर, कि गुजरात और मालवा हमारे कंट्रोल में रहे, उसको कोई अलग अपना स्वतंत्र तरीके से कंट्रोल ना करे। अब समस्या क्या थी? अगर आपको दिल्ली से गुजरात जाना है या आपको दिल्ली से मालवा जाना है तो एक ही रास्ता हुआ करता था, चित्तौड़ होके जाना। ठीक है, अब चित्तौड़ होके जाता था। अब दूसरा देखिए, अगर अलाउद्दीन खिलजी किसी भी तरीके से चित्तौड़ को कंट्रोल कर ले, कंट्रोल इन द सेंस चित्तौड़ जाके कब्जा ले, तो अपना यहां पर किसी भी एक चेले को बिठा देगा, कोई भी उसका अधिकारी होगा, उसका चेला ऐसे ही उसको बिठा देगा। अब वो यहां से आराम से गुजरात पे भी नजर रख लेगा और यहां से मालवा भी, क्योंकि उस समय देखिए कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा तो था नहीं। हम बात कर रहे हैं 1303 की, आज चल रहा है 2023, लगभग 1000 साल पुरानी बात। 1000 साल पहले कौन से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मिसाइल वगैरह थी? कुछ नहीं थी। पहले तो भैया ये घोड़े घोड़े पे चले थे इंसान। अब घोड़े का मन किया तो तेज भाग रहा है, ना मन कर रहा धीरे भाग रहा है, घोड़े की क्या पता। और यहाँ तो एरोप्लेन में ऐठी चाबी, डाला गेयर और चल दो। ठीक है, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या थी। अब मान के चलो गुजरात अगर किसी तरीके से कुछ उल्टी सीधा काम करने भी लगे तो यहां से कंट्रोल करने में बड़ी देरी हो जाएगी। अगर अलाउद्दीन चित्तौड़ को जीत के यहां पे अपना बंदा बिठा देता है तो आराम से यहां से गुजरात को भी कंट्रोल कर लेगा, मालवा को भी। तो देखिए चित्तौड़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नहीं है कि यहां से आराम से गुजरात और मालवा कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरा कारण था उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तीसरा देखिए 1299 में रतन सिंह के पिताजी थे जिनका नाम था समर सिंह। रतन सिंह के पिताजी थे जिनका नाम था समर सिंह। समर सिंह के समय 1299 में एक बार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से गुजरात अटैक करने आता है। गुजरात में हो जाती होगी भैया उसकी कुछ बातचीत, तो गुजरात में वो अटैक करने आता है। अब मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हें दिल्ली से गुजरात आना है तो तुम्हें चित्तौड़ होके आना पड़ेगा। तो चित्तौड़ से जब वो होके जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी, भाई तुम किसी के एरिया में जा रहे हो तो पहले उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। आज भी आपको पता होगा आपकी एयरलाइंस इधर उधर जाती है तो जिस भी देश के ऊपर से जा रही है आपको उस देश की अनुमति चाहिए। अगर वो आपको अपना एयर स्पेस नहीं दे रहे, आप उनके देश से ऊपर से एरोप्लेन लेके नहीं जा सकते। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हमें अपना एयर स्पेस नहीं दे रखा तो हमें घुमा के अपने सारे सऊदी अरब वगैरह हमारी फ्लाइट जाती है तो हमें पाकिस्तान के नीचे से लेके जानी पड़ती है। तो पहले भी होता था। आज आप रोड पे जाओगे, अगर आप रोड पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही भाई उस समय राजा कौन थे? समर सिंह। समर सिंह ने बोला कि देख भाई अगर तू चित्तौड़ होता हुआ गुजरात जाएगा टोल टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला यार तुम भी राजा हम भी राजा, थोड़ा स्टाफ चलाओ भाई। तुमने देखा होगा जरा सी भी बड़े बड़े लोग आपस में स्टाफ वगैरह की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है समर सिंह के कि स्टाफ चलाओ यार, ऐसे कैसे, तुम तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती कर रहे हो। मैं दिल्ली का राजा और तुम मुझसे टोल टैक्स लेने की बात कर रहे हो। समर सिंह ने बोला दिल्ली का राजा हो चाहे अमेरिका का राजा हो, चुपचाप टोल टैक्स दियो तब जियो। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला देख ले अभी तो मेरी मजबूरी है कि मुझे गुजरात जाना है, लेकिन जब वापस आऊंगा ना तुझे तब बताऊंगा। समर सिंह ने बोली टैक्स दिया तेज जाए यहाँ से, बाद में क्या बताएगा, बाद में देख लेंगे तुझे क्या बताएगा। और बेचारा अलाउद्दीन खिलजी टोल टैक्स देके गुजरात चला जाता है। ठीक है, और वो वहां से फिर दिल्ली चला जाता है, इनसे उलझता नहीं है। अब दिल्ली जाके वो बार बार बोलता है अपने सारे अधिकारियों से, दरबार वरबार लगता है, सबसे बोलता है मैं सिकंदर शाही हूं, मैंने पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया है, दक्षिण भारत मेरा हो गया है, उत्तर भारत मेरा हो गया है। अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, इनका एक सेनापति था मलिक काफूर को भेजा, पूरे दक्षिण भारत को समेट के आ गया। लगभग 1-2 जगह थी जिसको वो नहीं जीत पाया, बाकी पूरे दक्षिण भारत को भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग जीत लिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारत अभियान करे और दक्षिण भारत को भी जीता। जनरली जल्दी से कोई राजा दक्षिण भारत जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, उनको क्रॉस करके जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने वहां भी अटैम्प्ट किए और अटैक किए और इवन जीता, और वहीं से तो सबसे पहले हमारा कोहिनूर का हीरा इनके पास आ गया। ठीक है,
तो कोहिनूर का हीरा सबसे पहले हमारे हिंदू राजा से किस दिल्ली सुल्तान के पास गया था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर जैसे जैसे डायनेस्टी बदलती गई तो कोहिनूर हीरा ऐसे 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 उनके पास जाता गया। जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जब खिलजी डायनेस्टी खत्म हुई तो तुगलक आए, तो कोहिनूर का हीरा तुगलकों के पास चला गया। फिर तुगलक से सैयद आए, सैयदों से लोधी आए, लोधी से फिर मुगल आए। मुगलों में सबसे पहले आपने देखा होगा बाबर आया, हुमायूं आया, फिर अकबर आया, अकबर के बाद तुम्हारा जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, औरंगजेब आया, फिर औरंगजेब का बेटा मुअज्जम आया, फिर तुम्हारा बहादुर शाह के नाम से फेमस हुआ, फिर वो जहांदार शाह आया, फिर फर्रुखशियर आया, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह आया। रंगीला बादशाह के बारे में आगे पढ़ेंगे। आते गए फिर मोहम्मद शाह के समय ईरान से अटैक होगा। नादिर शाह नाम का एक बहुत प्रतापी राजा आता है यहां से, और बेचारा जो हमारे ये मुगलों के जो राजा होते हैं इनसे वो कोहिनूर का हीरा लेके चला जाता है। फिर कोहिनूर का हीरा ईरान चला जाता है, फिर ईरान से वो आता है पंजाब पे, और पंजाब से लेके चले जाते हैं उसे अंग्रेज, और आज तक वो अंग्रेजों के पास ही रखा है। उस पर कभी लेक्चर बनाऊंगा, उसकी कहानी भी बढ़िया है। अभी हम आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चला जाता है वापस दिल्ली जीत के गुजरात, और वहां पे बोलता रहता है मैंने पूरे भारत को जीत लिया है। अब जब ये लाइन बोलता था ना तो इसके बाकी जितने भी अधिकारी होते थे वो एक दूसरे से बातचीत करके हंसते थे कि सबसे कहता फिर रहा है कि मैंने पूरा भारत जीत लिया। भूल गया 1299 में जब चित्तौड़ से होता हुआ गुजरात जा रहा था, उस समय समर सिंह ने इससे टैक्स ले लिया था। तू कह रहा है मैं दिल्ली का राजा हूं, टैक्स देता फिर रहा है। कौन सा राजा टैक्स देगा किसी को? तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता था जैसे ही मैं बोलता हूं कि मैंने पूरा भारत जीत लिया, ये हंसते क्यों है? तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी की बुद्धि खराब हो गई। उसने बोला हाँ भाई हंस काहे रहे हो? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं भाई, प्रजा की या किसी अधिकारी की मजाल क्या जो राजा से कुछ बोल जाए। तो उन्होंने बोला नहीं जी सुल्तान जी, हम तो ऐसी बात कर रहे थे आपस में, कोई बात नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता नहीं बताओ तो क्या बात है? तो उन्होंने बोला आप कह रहे हो आप पूरे भारत के राजा हो, आप सिकंदर एहसानी हो, आप दूसरे सिकंदर हो, आपने पूरे भारत को जीत लिया। भूल गए क्या 1299 में गुजरात गए थे तो टोल टैक्स दे रहे थे वहां पे? अब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे जो बात आ गई वो आ गई प्रतिष्ठा वाली, प्रेस्टीज वाली। तो चौथा जो इसमें कारण लिख सकते हैं ना चित्तौड़ पर अटैक करने का, वो अलाउद्दीन खिलजी की प्रेस्टीज पॉइंट, प्रतिष्ठा का सवाल था भाई। तुम अगर अपने आप को बोल रहे हो कि तुम सिकंदर हो, तुम सिकंदर है सहानी हो, और ये दूसरी जगह तुम टोल टैक्स देते फिर रहे हो, तो इस भद्दे जो उस पर लगा था भद्दा सही है, उसको मिटाना जरूरी था। तो अपने प्रेस्टीज पॉइंट के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करा। और पांचवा जो बहुत गौण कारण है, जिसे आप ना भी लिखेंगे ना अच्छे एग्जाम्स में, अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हो वहां ना लिखेंगे तो भी चलेगा, मेनली ये चार थे, इन चारों के बारे में अगर आप डिटेलिंग दे देंगे तो चल जाएगा। पांचवा आप लिख सकते हो पद्मावत के लिए, एक्चुअली नाम तो पद्मिनी था, पद्मिनी के लिए पांचवा कारण। लेकिन आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ चित्तौड़ पे ही अटैक नहीं करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पे अटैक किए थे। तो क्या पूरे भारत में रानी थी? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। अब पद्मिनी के लिए अब जो कहानियां हैं उनको एक बार पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे हिस्ट्री में एक पद्मिनी के बारे में मिलता है उसको पढ़ते हैं, इसको मिटा के। चलिए समझ आ रहा होगा। अब देखिए अब शुरू होती है असली कहानी भाई। पद्मिनी जी लड़की का चक्कर तो बस भैया क्या ही बोला जाए, जो है लड़की के चक्कर में लगा रहे भाई, मजा तभी है। चलो अब इधर देखते हैं पद्मिनी, पढ़ते हैं इनके बारे में। पद्मिनी के पिताजी गंधर्व से, ठीक है, और इनकी जो माता थी वो थी चंपावती, रानी थी, ठीक है। अब ये आज का जो श्रीलंका है वहां पर पहले एक द्वीप था सिंघल द्वीप, किताबों में लिखा होता है कि इनका सिंघल द्वीप में जन्म हुआ, और इनके पिताजी थे गंधर्वसेन और माता जी थी इनकी चंपावती। अब शुरू में इतिहास में कहानियां क्या मिलती है कि एक तोता होता है, तोता किसी तरीके से संदेश पहुंचाता है रतन सिंह के पास कि रतन सिंह यार आप मेवाड़ के इतने कुशल महान प्रतापी राजा हो, आपको पता है श्रीलंका में बहुत अच्छी लड़की है, रानी है, शादी कर लो जाकर, सब मजा जाएगा तुम्हारी कसम। रतन सिंह ने बोला चलो। अब रतन सिंह चले जाते हैं श्रीलंका सिंघल द्वीप, और वहां पर सालों साल भटकते रहते हैं, उन्हें पद्मिनी मिलती ही नहीं। लेकिन भैया उनके अंदर भी करंट कि भैया शादी तो पद्मिनी से ही करेंगे। अब जब पैसा खत्म हो जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो एक साधु का रूप ले लेते हैं, ठीक है, माना ये रतन सिंह। अब जब साधु का रूप ले लेते हैं तो एक दिन ऐसे घूम रहे होते हैं तो गंधर्वसेन वहां से जा रहे होते हैं, पद्मिनी के पिताजी, उनकी नजर पड़ती है
तो वो इनसे रतन सिंह से बोलते हैं कि यार तुम ऐसे साधु से मुझे लग तो हो नहीं रहे, बात क्या है? तो रतन सिंह बोलते हैं आपने ठीक पहचाना, एक राजा और दूसरे राजा को ही पहचान सकता है, क्योंकि राजा की विशेषताएं राजा ही जानता है, नौकर तो नहीं पहचान पाएगा। तो गंधर्व सेन ने बोला बताइए आप ऐसे घूम क्यों रहे हैं? उन्होंने बोला जी कारण तो आपके घर में ही है। गंधर्व सेन कुछ भी समझे नहीं कि बात क्या है, कि ऐसे ऐसे मैं मेवाड़ का राजा हूं, मेरा नाम रतन सिंह है और मैं आपकी बेटी के लिए ढूंढ रहा हूं। अब गंधर्व सेन की क्या औकात कि एक सिर्फ सिंगल द्वीप का राजा मेवाड़ के प्रतापी इतने बड़े राजा से, महाराणा से कुछ मना कर दे। तो गंधर्व सेन ने बोला जी बिल्कुल है, आइए, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आप हमारी बेटी से साक्षात खुद शादी करने आए। और बड़े प्यार के साथ गंधर्व सेन ने पद्मिनी की शादी किससे कर दी? रतन सिंह से कर दी। अब रतन सिंह वापस चित्तौड़ लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर इनके एक बहुत श्रेष्ठ पंडित जी होते हैं जिनका नाम होता है राघव चेतन। राघव चेतन भाई ये तिरछी नजर डालने वाले इंसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे तो मिल जाएंगे तिरछी नजर डालेंगे। एक दिन ये पद्मावत पर तिरछी नजर डाल देते हैं। अब पद्मावत के चक्कर में बेचारे रतन सिंह सब में घूम के आए, क्या वो पद्मिनी को और कहीं जाने देंगे? वो देख लेते हैं कि यार मैं इतनी मुश्किल में जाके जंगलों में घूमा, ब्रह्मचर्य मैंने जीवन जिया, साधुओं का भेष लिया, तब जाके मैं पद्मिनी को लेकर आया और नैन लड़ा रहा है। तो राघव चेतन जब इनको बड़ी वैसी नजरों से देख रहे होते हैं तो ये चीज देख लेते हैं रतन सिंह, और रतन सिंह तुरंत इन्हें बड़ी बेइज्जती करके, ये बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं, बहुत बड़े पंडित होते हैं, लेकिन इनकी बेइज्जती करके बोल देते हैं शुक्र मानो तुम पंडित जी हो, नहीं खाल में घुस भरता अभी, और इनको भगा देते हैं दरबार में से। अब इनका हो जाता है अपमान, क्योंकि बाकी इनके छोटे छोटे सारे जितने भी साथी होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ले भैया हमारे बॉस की तो इसने झंडा। अलाउद्दीन खिलजी के पास राघव चेतन जाता है, और राघव चेतन जाने के बाद ऐसा वर्णन करता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि यार अलाउद्दीन खिलजी आप दिल्ली के सुल्तान हो, आपको पता है कितनी सुंदर रानी है, चित्तौड़ का राजा है राघव, ये क्या कहते हैं रतन सिंह, बड़ी सुंदर रानी से शादी कर रखा है, मैं तो कहता हूं आप जाओ और रानी के लिए अटैक कर दो। हालांकि ऐसा किताबों में मिलता है, किंवदंतियां मिलती हैं, कहानियां मिलती है, हम इसे एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन देखिए वही भारत की जनता शुरू से उसको रोमांस, लव स्टोरी, होए कितना मजा आता है पूछो मत, उसे कुछ मत करो, उसे लव स्टोरी सुनाते रहो, सुनता रहेगा, हाँ और हाँ अच्छा ऐसे, तो ऐसी इसलिए फेमस हो जाती है। तो अब इसमें भी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जाता है, बोलता है यार जब बता रहे हैं राघव चेतन, अच्छा राघव चेतन भी जाने वाले इंसान थे, पंडित जी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी समझ जाता है राघव चेतन बोल रहे तो झूठ तो होगा नहीं। ये जाता है और इनके किले के बाहर जाके पूरा डेरा डाल देता है। अब देखो पहले होता क्या था, राजस्थान के जो राणा महाराणा हुआ करते थे ना, वो किले बनाया करते थे सुरक्षा के मतलब पर्पज से, और महल बनाते थे रहने के पर्पज से। आज भी आप जाएंगे, जैसे आप आगरा का किला देखो, मुगलों ने बनवा रखा, आप लाल किला देखो या पहले के चित्तौड़ का किला देखो, कहीं भी आप देखेंगे उनकी बाउंड्री इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी ऊंची और इतनी विशाल और इतनी मोटी होती है कि अगर कोई आके उसको तोड़ के क्रॉस करना चाहे तोड़ ही नहीं सकता था। खैर आज तो अपने में वेपन है एक से एक, तो आज तो हम तोड़ लेंगे, लेकिन उस समय पॉसिबल था ही नहीं कि उन किलों की दीवारों को तोड़ के आप अंदर घुस पाओ। और दूसरे उनपे गेट लगाया करते थे बहुत बड़े बड़े, जिनको खोलना इम्पॉसिबल था। मतलब आपको पता है जब उन किलों के गेट खोलने हुआ करते थे तो कैसे खोलते थे, हाथियों को दारू पिलाते थे, और हाथी को दारू पिलाने के बाद भगा के गेट में मारते थे। पहली चक्कर में हाथी की भी दारू उतर जाती थी, लेकिन गेट नहीं टूटता था। इमेजिन कीजिए हमारे घर के छोटे मोटे जो गेट है, इनमें घोड़ा भी भिड़ा दिया तो गेट का ही ना मिले, और वहां तो हाथी मार रहे तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो किले बनाया करते थे बहुत बड़े, और उनकी चारों दीवारी ऐसी मतलब बनाई जाती थी इतनी स्ट्रांग कि अगर सामने से कोई आकर हम पर आक्रमण करेगा तो हम किले के दरवाजे बंद कर लेंगे और किले के अंदर रहेंगे मस्त, करता रहे। अब अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन ने डेरा डाल दिया। उसने देखा भाई मतलब ही नहीं है कि हम किले के अंदर घुस जाएं, तो उसने एक चाल चली, उसने संदेशा भिजवाया रतन सिंह को कि मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपसे समझौता करना चाहता हूं। रतन सिंह ने बोला ठीक है, समझौता करना चाहते हो तो आ जाओ। अब समझौता करने आता है। अब रतन सिंह को पता तो होता है कि भाई ये अलाउद्दीन खिलजी हरामी इंसान है, और आया किस लिए, पद्मिनी के लिए, पद्मावत के लिए। तो पद्मिनी को वो नीचे आने ही नहीं देता। अब अलाउद्दीन खिलजी इधर उधर देखता है, यार पद्मिनी यहाँ क्यों नहीं रही, कहां है, क्या है। अब जैसे तैसे करके इसमें कहानियां भी है कि उसको परछाई दिखाई जाती है और पद्मिनी की, और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही पद्मिनी की परछाई देखता है कहता है बाई वाह, मान गए जी, ठीक है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी वापस जा रहा होता है तो रतन सिंह उसको सी ऑफ करने आते हैं। जैसे ही रतन सिंह उसको सी ऑफ करने आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पकड़ता है और कैद करके दिल्ली ले जाता है।
अब जब दिल्ली ले जाता है तो ये बात सारे में पता चल जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी छल कपट करके इस बहाने से महल में घुसा कि मैं संधि करने आया हूं, और जब हमारे राजा उनको छोड़ने गए गेट तक तो जबरदस्ती उनको अपने गेट पे बिठाया, कोली भरने के बाद घोड़े पे बिठाया और लेके चले गए। अब जब लेके चले गए, अब वहां पे जाके एक आदेश जारी कर देता है अलाउद्दीन खिलजी कि मैं रतन सिंह को तभी छोड़ूंगा जब पद्मिनी मेरे पास आएगी। अब पद्मिनी का तो भाई सबसे पहला ये क्या कहते हैं कर्तव्य है कि वो अपने राजा को बचाए, और उस पे एक ही जरिया है अपने राजा को बचाने का कि वो जाए और अलाउद्दीन खिलजी से मिले। तो पद्मिनी बोला अच्छा ठीक है मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगी, लेकिन शर्त है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला शर्त तो तुम कुछ भी रखो, बस रानी जी आप मिलना आ जाओ एक बार। तो पद्मिनी ने बोला ठीक है मैं मिलने आ जाऊंगी, लेकिन कुछ शर्त है। उन्होंने बोला हाँ बताओ। कि मेरे साथ 750 दासी और आएंगी मेरी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला मैडम 750 कह रही हो, 7,500 ले आओ, तुम्हारे लिए तो सब चीज फ्री है। उन्होंने बोला ठीक है, और दूसरा जब मैं महल में तेरे आ जाऊंगी तो मैं डायरेक्ट तुझसे नहीं मिलूंगी, पहले मैं अपने राजा रतन सिंह से मिलूंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला बिल्कुल कैसे भी कर लो, बस तुम महल आ जाओ। अब इतने जब रतन सिंह को वो पकड़ के ले जाता है तो इसके पद्मिनी के भाई होते हैं गोरा बादल, इनके भाई होते हैं, ठीक है, और गोरा, ये दो युद्ध की जिम्मेदारी लेते हैं कि वहां पर जाकर जब युद्ध होगा तो युद्ध लड़ेंगे कौन, तो गोरा और बादल जिम्मेदारी ले लेते हैं, क्योंकि राजा तो कैद कर रखा है। जब राजा को कैद कर रखा है और आप छल कपट से उनको लेके आओगे तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी, जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी है वो आपको मारेगी, आप मारोगे। जब आर्मी आपको मारेगी तो कौन आपकी साइड से लड़ेगा, तो आपकी साइड से जो लड़ेंगे पद्मावत की साइड से वो कौन लड़ेंगे, गोरा और बादल, ये लड़ेंगे, ठीक है। अब पद्मावती क्या करती है, पद्मिनी 750 की 750 पालकियों में सब में सोल्जर्स को बैठा देती है, अपनी आर्मी के एक एक जवान को बैठा देती है। अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है कि इनके अंदर रानी बैठी है, और हथियार लेकर पूरी तोप बंदूक सब लेके कौन बैठ गई है, इसके रतन सिंह के सारी सेना बैठ गई है, ठीक है। अब पालकी एक इंसान तो उठाता नहीं, पालकी उठाते हैं 4 बंदे। अब वो 4 बंदे जो एक पालकी को उठा करके चल रहे हैं वो चारों भी आर्मी के मेंबर है, ठीक है। अब देखिए 750 पालकी, 750 पालकी के अंदर कौन बैठे हैं, सारे मुख्य मुख्य लड़ने वाले लोग, और एक पालकी को उठाता है 4 बंदे, तो 750 लोगों को कितने बंदे बिठाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपका आंसर है, ठीक है। इतने बंदों की आर्मी लेके पहुंच जाती है। अलाउद्दीन खिलजी रातों सोचता है ओए 750 रानी आ रही है, पद्मिनी भी आ रही है, उसको क्या पता रानी नहीं पालकी के अंदर किन्हें बिठा के ला रही है, सेनापति को। अब जैसे ही ये महल में पहुंचती है, अच्छा पद्मिनी जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही दिमाग से चतुर भी थी, वो तलवार वलवार चलाना जानती थी। तो वो जाती है और उसने शर्त रखी थी कि सबसे पहले मुझे रतन सिंह से मिलने देना, और जैसे ही वो रतन सिंह से मिलने जाती है तो वहां पर 2-4 जो खड़े होते हैं जेलर, पद्मिनी उन्हें मार काट के अलग करती है और रतन सिंह को लेके भाग जाती है। और जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी उसका पीछा करती है, उससे लड़ते कौन है, गोरा और बादल, और इस युद्ध में ये लड़ते हैं। और इतने किसी तरीके से पद्मिनी रतन सिंह को लेके वापस चित्तौड़ पहुंच जाती है। अब ये बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को कि यार फिर काट दिया, अब का तो कह रही थी 750 रानियों के साथ आऊंगी, और भैया ले वो तो रतन सिंह को लेकर चली गई। अब अलाउद्दीन खिलजी की किलस जाती है बुद्धि। अब वो कहता है इस बार तो मैं इनसे युद्ध लड़के ही रहूंगा और इन्हें मार के रहूंगा। अलाउद्दीन खिलजी आता है और चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेता है, 8 महीने तक घेर लेता है। अब 8 महीने के बाद पता है क्या होता है, 8 महीने तक तो रतन सिंह के पास उस किले के अंदर खाने के लिए और पानी पीने का स्टोरेज होती है, लेकिन 8 महीने बाद जब खाना और पानी खत्म हो जाता है तो रतन सिंह क्या बोलते हैं कि या तो हम भूखे मरेंगे, और भूखे मरने से अच्छा है कि लड़के मरते हैं, क्योंकि अगर हमें बाहर जाना है कुछ भी लेने तो गेट खोलना पड़ेगा, और जैसे ही गेट खोलेंगे आगे अपनी आर्मी लेके कौन बैठा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो या तो भूखे मर जाए या उससे लड़के मरे। तो अब इस कंडीशन में देखो दिक्कत क्या थी, रतन सिंह के पास बहुत लिमिटेड आर्मी थी। आप मान लेंगे मुश्किल से मुश्किल उस पर 2-4 हजारों की आर्मी होगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आया था उससे नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x में। अगर मान के चलिए रतन सिंह की 2000 आर्मी है तो अलाउद्दीन खिलजी लेके आएगा था 10,000 बंदे। अब 2000 बंदे रतन सिंह के अलाउद्दीन खिलजी के 10,000 बंदों से कैसे लड़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन युद्ध तो लड़ना पड़ता है, राजपूत भाई, अब राजपूत है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे समय में जो युद्ध लड़े जाते थे, जहां पर तुम्हारी हार तय है, तुम्हारा मरना तय है, लेकिन फिर भी तुम अपनी शान के लिए तुम लड़ोगे, ऐसे युद्धों को राजस्थान में बोला जाता था साका।
क्या बोला जाता था? साका। तो साका क्या कि ऐसे युद्ध जहां पर तुम्हारी हार तय है लेकिन फिर भी तुम अपनी शान को मेंटेन करने के लिए लड़ोगे, उसको क्या बोला जाता था? साका। साका में देखिए दो चीजें हुआ करती थी। एक हुआ, मैं जो बोलता हूं लिख लिया करो, एक हुआ करती थी साका में जो महिलाएं करती थी, जो रानियां करती थी वो करती थी जौहर, और जो राजा करते थे वो करते थे केसरिया। अब देखो ये क्या होता है, जो मेडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना मुगलों के बारे में, और मुगलों से पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे ना, ये हिंदुओं राजा पर अटैक करके उन्हें हराते थे, और उसके बाद उनके महल में जितनी भी रानियां हुआ करती थी उनके साथ अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ करते थे, उनके साथ रेप हुआ करते थे, उनको गुलाम बना लिया जाता था, किसी के साथ कुछ होता था, किसी के साथ कुछ होता था। तो रानियों ने देखा कि यार हमारे राजा तो मर जाएंगे और उसके बाद ही जबरदस्ती महल में घुसेंगे, हमें लेके चले जाएंगे, कुछ को गुलाम बनाएंगे, कुछ को अपनी रखेल बनाएंगे, कुछ को कुछ बना देंगे, तो इससे सही जब हमारे राजा वतन के लिए मर रहे हैं तो क्यों ना हम भी मर जाएं। तो इस ऐसे समय में जो महिलाएं हुआ करती थी वो कर लिया करती थी जौहर। जौहर क्या होता था, एक आग का बहुत बड़ा गोला बनाया जाता था और उसमें सारी रानियां बैठ जाया करती थी और अपने आप को आग के हवाले कर दिया करती थी। देखिए ये भारत की वीर महिलाओं की आप ताकत देखिए, आप उनका देखिए कि कितने, हम बोल देते हैं लड़की कुछ भी नहीं, लड़की में ये नहीं होता वो नहीं होता, आग में बैठ के देख पता चल जाएगा लड़कियों में क्या कुछ नहीं होता। पहले की रानियां आग में बैठ के सिर्फ इसलिए कि हमारे राजा तो मर ही जाएंगे, जब राजा मर जाएंगे तो हमारे राजा के बिना हमारा क्या अस्तित्व, वो आएगा जबरदस्ती लेके जाएगा, हमें गुलाम बनाएगा, उससे सही हम भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आग में जल के मर जाया करती थी, जल जाया करती थी पूरी, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते थे, जौहर। और जब ये पूरी जल जाया करती थी उस समय जो मेल्स हुआ करते थे, पुरुष हुआ करते थे, वो महल के दरवाजे खोलते थे, किले के दरवाजे खोलते थे और पूरे जोश के साथ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था मरना तो हम हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मरेंगे, और जाते थे और विपक्षी सेना को धराशायी कर देते थे। हारते थे लेकिन 2000 इंसान देखिए, अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, जीतने की व्यू से जाएगा तो हो सकता है कि आपकी 2000 की आर्मी है तो आप सामने वाले की 4000 आर्मी को मार के आ जाओ। लेकिन जब आपके सामने आपकी रानियों ने, वाइफ ने क्या कर लिया है, जौहर कर लिया है, सिर्फ किस लिए कि सामने वाला जो राजा बैठा है, वरना तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ करेगा, उसके चक्कर में आपकी रानी ने जौहर कर लिया है, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि इसकी वजह से मेरी वाइफ ने जौहर किया, इसे मैं जाऊंगा और जाके एक नहीं इसके 4-4 बंदों को मारूंगा। और इस कारण केसरिया जो युद्ध हुआ करता था पुरुष करते थे, और मान के चलिए अगर 2000 की आपकी आर्मी है तो इन 2000 आर्मी के अंदर ऐसी फीलिंग हुआ करती थी कि हमारी जो रानी ने जो जौहर किया है ना, उस राजा की वजह से किया है, जिस राजा की सेना से हम लड़ने जा रहे हैं। तो ये एक की जगह मारा करते थे 4-4 को। इनका मेन मोटिव होता था जितना मरने तो है, जितना नुकसान हो सकता है सामने वाले की आर्मी को नुकसान हम पहुंचाएं। अब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। अब जीतने के बाद उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको क्या पता जौहर वौहर क्या है, उनका इस्लाम धर्म, उनका ये धर्म, उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब वो बोलता है जीतने के बाद फटाफट गेट खोलो, पद्मिनी को उठाना है, पद्मावत को उठाना है। जैसे ही गेट खोलते हैं देखते हैं सारी महिलाओं ने कर लिया जौहर। अलाउद्दीन खिलजी ले भैया, जिसके लिए इतना कुछ किया, इतने युद्ध करे, इतना ये करा वो करा, वो जौहर करके बैठ गई। अलाउद्दीन खिलजी की बुद्धि फिर किलच जाती है। वो देखता है कि महल में जितने भी बाकी के लोग होते हैं, भाई देखो युद्ध लड़ने तो आर्मी आएगी, लेकिन बाकी के जो किसान है, जो बूढ़े हैं, वो तो अंदर ही रहेंगे। उन सबको खड़ा करता है लाइन से, और लाइन से खड़ा करता है। लगभग 30,000 लोग होते हैं उस किले के अंदर। 30,000 लोगों के साथ अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नरसंहार करवाता है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि यार एक तो पद्मिनी के लिए युद्ध करा और पद्मिनी जल के, तो वो अपना सारा गुस्सा उन 30,000 आम इंसानों पे निकाल देता है, आम नागरिकों पे, और सबके गले कटवा देता है, सबकी आत्महत्या नहीं, सबको मरवा देता है। और फिर वहां पे वो क्या करता है, चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर देता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने करा। ये खिजराबाद जो चित्तौड़ का नाम किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से जीतने के बाद करा। अच्छा, खिजराबाद ही क्यों करा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिजर खान। जब रतन सिंह को मार दिया जाता है तो चित्तौड़ पूरा अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जो दे देता है अपने बेटे को, और उसके बेटे का क्या नाम है, खिजर खां, और बोलता है खिजर खां से कि देख आज के बाद चित्तौड़ को कंट्रोल करेगा तू, और मैं चित्तौड़ का नाम बदलता हूं। और चित्तौड़ का नाम बदल के उसने क्या रख दिया, खिजराबाद।
आया समझ? ठीक है, तो क्या रिवीजन करें तो सबसे पहले क्यों उसने अटैक किया, सिर्फ पद्मिनी ही रीजन नहीं थी, इंपीरियलिस्टिक उसकी पॉलिसी थी। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चित्तौड़ बड़ा महत्वपूर्ण था। तीसरा, 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अटैक करने आ रहा था तो भैया रतन सिंह के पिताजी समर सिंह ने उनसे टैक्स ले लिया था। चौथा, एक प्रेस्टीज पॉइंट था। और पांचवा, पद्मिनी। आशा करता हूं आप सबको समझ आया हो। ऐसी अगेन मैं कोई ना कोई तथ्य आपके सामने फिर लेके आऊंगा। 11th 12th वाले बच्चे, 9th 10th वाले स्कूल्स वाले बच्चे, एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहे, लिखते रहे, जो अवॉइड जितने भी फालतू के डिस्टरबेंस हैं उनको अवॉइड करें, अच्छे से पढ़े लिखें, कामयाब हो। धन्यवाद।